बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलें? हाँ जी, चलिएगा। तो हमने बात कर ली थी यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी तक की ब्रेक से पहले, एंड नाउ वी आर मूविंग टू एनालिसिस ऑफ प्री एंड पोस्ट जीएसटी। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्री एंड पोस्ट जीएसटी पर कोई क्वेश्चन आंसर तो नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल हमें थोड़ी समझ होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की समस्या हम क्या करते हैं पता है कि आगे जो कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं ना, उनमें हम सही तरीके से लॉ ड्राफ्टिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसलिए ये बैकग्राउंड बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे मैं लिख देता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपकी जस्ट जनरल नॉलेज के लिए है, रट्टे नहीं मारने। प्री जीएसटी और पोस्ट जीएसटी में क्या डिफरेंसेस देखने को मिले। ये वो टैक्सेस हैं जो जीएसटी से पहले थे लेकिन जीएसटी आने के बाद अब नहीं है, यानी कि जीएसटी में ये सबस्यूम्ड हो गए हैं। ठीक है, जिसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस, ऐसे करके है। आगे बोलते हैं स्टेट लेवल वैट, सीएसटी, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, परचेस टैक्स, सर्विस टैक्स, एस्थेसी टैक्स, जितने भी थे सब खत्म कर लिए हैं। और उसके बाद में यहां पर आते हैं स्वच्छ भारत सेस। सुरेश इधर आओ। स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, ऑटोमोबाइल सेस, R&D सेस, एस्थेसी सेस। ये सुरेश हैं, आप इनसे मिलिए, नमस्ते करो। नमस्ते। ओके। और ये बहुत ही मेहनती हैं, और ये जैसे हमें पानी की जरूरत है तो हमें पानी पिला देते हैं, चाय पिला देते हैं, ये इनका काम है, और ये बहुत ही मेहनत से अपना काम करते हैं। क्या हाल चाल है सुरेश तुम्हारे? अच्छे हैं, ग्रेट। तो मुझे लगा कि मुझे आपसे उनको मिलवाना चाहिए। हमेशा खुश रहते हैं, ये चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, कभी किसी काम के लिए मना नहीं होती है, एकदम मस्त रहते हैं ये। ठीक है, थैंक यू। अब ये पानी लेकर आए थे मेरे लिए, तो मैंने कहा आपसे मिलवाता हूं एक बार में। तो ये कई तरह के हमारे सेस थे, और देखो एक गिलास में गर्म पानी है, एक में ठंडा पानी। कितनी केयर करते हो तुम सुरेश? मैं रख देता हूं उसको यहां पर। अरे ठंडा हो जाता, गर्म वाला ठंडा हो जाता। अब कुछ टैक्सेस हमारे ऐसे भी थे जो कि यहां पर आकर सबस्यूम्ड नहीं हुए हैं। वो कौन कौन से थे? बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब जानते हैं कस्टम लॉ जो है ये कोई एरा गैरा या ऐसा वैसा लॉ नहीं है, ये आपका इंटरनेशनल लेवल का लॉ है। इट इज नॉट ए लॉ ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री, ये सब कंट्री में एक ही जैसा है। WTO इसकी कमान संभाले हुए है। एक्सपोर्ट ड्यूटी इसका पार्ट हो गई। एंटरटेनमेंट टैक्स लेवीड बाय लोकल बॉडीज, ये इसलिए सबस्यूम्ड नहीं हुआ क्योंकि जब जीएसटी आया था तो उसमें स्टेक होल्डर दो ही थे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। लोकल अथॉरिटीज ने ना तो अपना कोई टैक्स सैक्रिफाइस किया है और ना ही उन्हें जीएसटी में से इतना सा भी कुछ मिलता है, इसलिए उसका सीन अलग है। सो द टैक्सेस लेवीड बाय म्युनिसिपैलिटी अर्लियर टू जीएसटी, तो वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उनके सबस्यूम्ड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी या टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, और गवर्नमेंट अपने भारी भरकम एक्सक्लूसिव रेवेन्यू को छोड़ने के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं हुई। साफ बोल दिया, जीएसटी को लेकर आओ या ना लेकर आओ, शराब और बिजली इनको नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है जी। रोड टैक्स, पैसेंजर टैक्स, टोल्स टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स, ये आज भी जिंदा है, पहले भी थे और आगे भी ये रहेंगे। तो ये वो हैं जो सबस्यूम्ड नहीं हुए हैं। इसके बाद मैंने यहां पर एक टेबल बनाई है ओल्ड एंड न्यू टैक्सेस की, कि कौन कौन सी कमोडिटीज आपकी पुराने सिस्टम के अंदर है और कौन कौन सी नए में आ गई हैं। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो आपके हैं और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये पुराने सिस्टम में ही है। लिकर की मैन्युफैक्चरिंग पर हम जानते हैं स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है और बेचने पर वैट लगता है, और ये दोनों मिलाकर भगवान झूठ ना बुलाए जो शराब की वैल्यू होती है उससे कहीं आगे निकल जाते हैं। 80% 90% की स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगनी एक आम बात है। ऐसे वैट लगता है
यानी कि स्टेट को भारी भरकम रेवेन्यू शराब से मिलता है। और सरकार कहती यह है कि हमने टैक्स रेट इसलिए ज्यादा कर रखा है ताकि इसकी डिमांड कम हो। डिमांड कम होगी तो देश नशेड़ी नहीं बनेगा, नशेड़ी नहीं बनेगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है ग्रो करेगा। अरे मैं कहता हूं भाई साहब, आपने भी तो पढ़ रखा होगा ना इकोनॉमिक्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुछ चीजों की जो डिमांड होती है वो इलास्टिक नहीं होती है, जो हैबिचुअल चीज होती है, लाइक टोबैको हो गया, लाइक शराब हो गई। अब इस पे आप ड्यू टेक रेट 1000% कर दो, ये तब भी उतनी ही बिकेगी। हाँ, वैसे करके है। तो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहल दो तरह का होता है, एक ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता है और एक आपका इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए होता है। तो जो आपका ह्यूमन कंजम्पशन वाला है उसकी हम बात कर रहे हैं। जो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन वाला है वो जीएसटी में आता है, ठीक है जी। ये इंडस्ट्रियल कंजम्पशन कहां पड़ता है सर? अरे जितने भी आपके ये सैनिटाइजर होते हैं या जो इंसेक्ट किलर आपके होते हैं, ये टॉयलेट प्रिपरेशंस जितने भी हैं, सब में अल्कोहल की क्वांटिटी मिलती है। दैट इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, दैट इज कवर्ड अंडर जीएसटी एम्बिट। बट जो ह्यूमन कंजम्पशन का अल्कोहल है वो आपका आता है इधर, क्या बोलते हैं, स्टेट एक्साइज में और वैट के अंदर। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, भगवान झूठ ना बुलाए, आज वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और वैट के दायरे में खेल रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट। कल को अगर ये जीएसटी की कैटेगरी में आ जाते हैं तो आज तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और वैट मिलाकर वही 40 के आसपास का ये सीन सेट हो जाता है इनका। कल को अगर ये जीएसटी के दायरे में आते तो जीएसटी का रेट तो 28% मैक्सिमम है। निश्चित तौर पर गवर्नमेंट का रेवेन्यू घटेगा और जनता के लिए डीजल पेट्रोल कम कीमत पर उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन फिर भी सरकार ये मोह छोड़ नहीं पा रही है। हालांकि लॉ में लिखा है, संविधान में भी लिखा हुआ है कि जिस दिन से जीएसटी काउंसिल चाहेगी उस दिन से आपके डीजल पेट्रोल जीएसटी की कैटेगरी में आ जाएंगे। पर अभी तक कोई चाहत जगी नहीं है जीएसटी काउंसिल के मन में, जब जगेगी तब दिखेंगे। और वैसे चुनावी मुद्दे हैं शराब और डीजल पेट्रोल, इन्हीं के दम पर चुनाव जीत लिए जाते हैं साहब। सच कह रहे हैं आपसे हम। टोबैको ऐसे हाथ फैला के एक खड़ा हुआ है ऐसे करके, टोबैको यूं करके, ये क्या मतलब है? पैर भी फैला रखे हैं ऐसे, कह रहा मैं इधर भी रहूंगा इधर भी रहूंगा। बोलते ना, दो नाव पर पैर रखकर चलना, दोनों नाव पर पैर रखे हुए हैं इसके। ये कहता है कि जो आपका ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज पे लगती है और वैट भी इस पे लगता है, लेकिन अब वैट हटाकर उसकी जगह जीएसटी ले आए हैं, तो फाइनली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी इसके ऊपर लगाया जाएगा। यहां चीटिंग है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, यहां पहले यह होता था कि मान लीजिए वैल्यू 100 रुपए की है तो एक्साइज ड्यूटी उस पर आ गई, भगवान झूठ ना बुलाए, सपोज कीजिए लाइक 12%, ठीक है जी। ये आ गया 112, फिर इसके ऊपर वैट आया करता था, वैट आ गया आपका 14% से, ठीक है साहब। 112 इंटू 14%, तो ये आ गया 15.68। मैं राउंड ऑफ कर देता हूं, 16 कर देता हूं, और ये आ गया 128 करके, ठीक है जी। अच्छा, जब ये जीएसटी में आया तो यहां वैल्यू, अच्छा, किसी भी प्रोडक्ट के जो जीएसटी के रेट कंसीडर किए गए हैं ना, वो बाय कीपिंग इन माइंड द कंसोलिडेट रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। तो यहां एक्साइज ड्यूटी का और वैट का मिलाकर बनता है लगभग ये आपका इस रेट तो 14% था ना सर, हाँ 14 इसका था, 12 इसका था, तो 26% बनता है, ठीक है। तो मुझे बताइए जीएसटी में इसके नियर बाई कैटेगरी कौन सी है? सर 28%। हर एक प्रोडक्ट का रेट ऐसे ही सेटल किया गया है कि 5, 12, 18 और 28 इनमें से जोन सी भी नियर बाई कैटेगरी होगी ना उसमें क्लासिफाई कर दिया जाएगा। तो इसी पैटर्न पर जो टोबैको है आपका, उसकी नियर बाई कैटेगरी 28% बनती है, और यहां पर इन्होंने कह दिया कि ठीक है हम 28% का जीएसटी इस पे लगा के चलेंगे। लेकिन अगर ये रेट आप पकड़ रहे हो तो मीनिंग देयर बाय कि आपका एक्साइज ड्यूटी भी खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने चीटिंग करी। यहां पर कहा कि नहीं इसे हम खत्म नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वही जैसे पहले थी लगती रहेगी। ये आ गया 112 रुपए, और कह रहे कि अब हम इसके ऊपर भाई साहब जीएसटी कैलकुलेट करके चलेंगे। कितने पर? 112 पे, यस 112 पे 0.28 ये निकाला, और 31.36, 31 मान लो राउंड ऑफ कर दिया, ये इतना यहां निकल के आ जाता है। और 112 प्लस 31 इज इक्वल टू
143 ऐसे करके मालिक बात यहां पे करा दी जाती है। तो देखिए क्या खेल खेल दिया गया है, यानी कि जीएसटी का रेट वैसे तय किया गया जैसे कि एक्साइज और वैट दोनों इसके ऊपर से हट गए हों, उसी पैटर्न पर किया गया है, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने अलग से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी बनाए रखी है। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक्सक्लूसिवली जाएगी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये जो जीएसटी आया है ये इसका बंटवारा हो जाएगा। आधा 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में चला जाता है, 50% ये स्टेट के पास में चला जाएगा। तो खूब ढंग से नाच रहे हैं टोबैको को लेकर। तो टोबैको पुराने में भी है और नए में भी है, इस प्रकार से टोबैको की गाथा यहां पर आ जाती है। ठीक है साहब, उसके बाद आगे क्या सर जी? आगे देखो, आगे बात करते हैं मेरे भूरा। आगे जो बाकी जो प्रोडक्ट हैं आपके और जितनी भी आपकी सर्विसेज बच जाती है ना, वो सब के सब रहेंगी आपके नए सिस्टम यानी कि जीएसटी में रहेंगी। तो दो कैटेगरीज, शराब और पेट्रोल डीजल, ये रहे आपके पुराने में, टोबैको दोनों जगह, और बाकी सब कुछ नए सिस्टम यानी जीएसटी सिस्टम के अंदर आ गया है। ठीक है, यस सर। आगे क्या सर जी? यहां कहते हैं अब कमेंट ऑन नंबर ऑफ टैक्सेस। ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, जीके वाला पार्ट है, एग्जाम में नहीं आएगा, बस हल्का फुल्का पता होना चाहिए। पहले मल्टीपल टाइप ऑफ टैक्सेस हुआ करते थे, लेकिन अब जो टैक्सेस हैं आपके वो भाई साहब सबस्यूम्ड हो गए हैं, इसलिए नंबर ऑफ टैक्सेस कम हो गए हैं। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 18% के आसपास निकल के आता है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए पुराने समय में गवर्नमेंट आईडीटी से 8 लाख करोड़ कमा रही थी, तो जीएसटी के अंदर अगर 4-5 कैटेगरी की बजाय एक सिंगल रेट रखा जाए, तो वो कौन सा सिंगल रेट होगा जिससे कि 8 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरकार कमा पाएगी? उसे बोलते थे रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। 18% कुछ इस तरह के आसपास में निकल के आता है, 17 to 18% में आता है। एक बात यहां निकल के आती है कि ठीक है 17 तरह के टैक्सेस सबस्यूम्ड हुए, लेकिन बाकी सारे सबस्यूम्ड क्यों नहीं हुए? तो मैंने रीजन दिया, हर एक का अपना अपना रीजन था। कुछ को स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू को छोड़ना नहीं चाहती थी, किसी की कुछ वजह रही, किसी की कुछ वजह रही, लेकिन फिर भी जो हुआ जितना हुआ वो सही हुआ है। होता क्या कि अगर मान लीजिए बाकी सारे टैक्सेस भी सबस्यूम्ड हो जाते तो जीएसटी के अंदर टारगेट्स हमारे बढ़ जाते। मतलब पुराने समय में अगर शराब वराब का रेवेन्यू भी जोड़ दिया जाए तो शायद 12 लाख करोड़ के आसपास का पहुंचेगा। 12 लाख करोड़ अगर हमें इधर से कमाना है तो हमारा रेवेन्यू न्यूट्रल रेट माइट बी गो हाई, और रेवेन्यू न्यूट्रल रेट अगर हमारा हाई जाएगा तो जीएसटी फेलियर के चांस बन जाते। इसलिए जितने टैक्स सब्सिडी हुए बिल्कुल ठीक है, यही होना चाहिए था, जो हुआ सही हुआ। टैक्सेबल इवेंट, पहले हर एक प्रकार के टैक्सेस की या ड्यूटीज की अपनी टैक्सेबल इवेंट हुआ करती थी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गई भाई साहब, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी कि मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हम ऐसे करके चलेंगे। वैट कहता था कि अगर इंट्रा स्टेट सेल होगी तो मैं लग जाऊंगा। सीएसटी कहता था कि अगर इंटर स्टेट सेल हुई तो मैं आ जाऊंगा, आप चिंता मत करना, मैं आ जाऊंगा। अलग अलग टैक्सेबल इवेंट थी, सबको भगवान ने दिया, जोड़े बनाकर भेजे हैं। तो टैक्सेस की भी अपनी अपनी टैक्सेबल इवेंट हुआ करती थी, एक घटना हुआ करती थी। कभी कभी दुर्घटना हो जाती है अगर मैचिंग ठीक ना हो तो। अब यहां पर आकर क्या हुआ है, सभी तरह के टैक्सेस को एक थैले में बंद कर दिया गया है, सभी को सबस्यूम्ड कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया है। तो सभी प्रकार की जो टैक्सेबल इवेंट हैं वो भी आपकी कंसोलिडेट हो गई हैं। सेल हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, रेंटिंग हो, लीजिंग हो, ये सबको सप्लाई बोल दिया गया है। कुछ ऐसे कि एक थैला लिया गया है और पुरानी जितनी भी टैक्सेबल इवेंट थी सबको इकट्ठा करके उस थैले में डाल दिया गया और थैले के ऊपर लिख दिया गया है सप्लाई, सप्लाई और सप्लाई, बिकॉज नाउ सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट, ऐसे बोल दिया जाता है मेरे बच्चा। ठीक है सर। लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग नाम की एक आपकी टैक्सेबल इवेंट हुआ करती थी, उसको हमने जीएसटी में कैरी नहीं किया है, क्योंकि इन द हिस्ट्री ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन ओनली 20% जो झगड़े हुए आज तक वो सिर्फ और सिर्फ एक शब्द पर है, मैन्युफैक्चरिंग। 1944 से लेकर 2017 तक लगभग 72 ईयर्स हो गए, 72 साल हो गए, लेकिन हमें यह नहीं पता लग पाया था कि मैन्युफैक्चरिंग कहते किसे हैं। अगर पता लग जाता ना तो इतने सारे सुप्रीम कोर्ट लेवल पे झगड़े ना हो रखे होते, हम समझ नहीं पाए मैन्युफैक्चरिंग क्या है। इसलिए ऐसी कलेशाई शब्द को हमने पीछे छोड़ दिया कि तुम दूर रहो। तो इसी के चलते मैं आपको बताऊं, जो जीएसटी है
वो वैट, सीएसटी और सर्विस टैक्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। एक्साइज लॉ का कोई भी कॉन्सेप्ट इधर कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया है, क्योंकि उसकी टैक्सेबल इवेंट ही नहीं आई थी। टैक्सेबल इवेंट ही नहीं आई, उसकी जान, उसका जिगर का छल्ला ही नहीं आया, तो फिर बाकी क्या आएगा एक्साइज का प्रोविजन। ठीक है, यहां पर आगे बढ़ते हैं जरा। टैक्सेबल इवेंट की बात हो गई, अब बात करते हैं साहब कास्केडिंग की भी बातें होती हैं, और एक छोटी सी बात यहां पर और निकल के आ रही है, और वो बात है अपनी स्टॉक ट्रांसफर को लेकर। स्टॉक ट्रांसफर को लेकर पुराना सिस्टम क्या बोलता था? वो ये बोलता था, जैसे मान लीजिए एमपी के ग्वालियर में ना एक कंपनी है टेवा एपीआई। रॉ मटेरियल से वो मेडिसिन पाउडर तैयार करती है। मेडिसिन पाउडर को वो आगे अपना स्टॉक ट्रांसफर कर देती है, और फिर वहां से मेडिसिन पाउडर से मेडिसिन बनाए जाते हैं। उसकी जो अगली यूनिट है वो यूपी के नोएडा में है। ठीक है सर, स्टॉक ट्रांसफर किया। पुराने समय की अगर बात करें तो कौन सा टैक्स इसके ऊपर लगाया जाएगा? सर देखिए, चूंकि इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, हां, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी। दूसरा, क्या इन्होंने बेचा है कि भेजा है? बेचा है। बेचा है तो वैट नहीं लगेगा, क्योंकि सॉरी, भेजा है तो वैट नहीं लगेगा, क्योंकि वैट बेचने पर लगता है। जब तक सेल नहीं होगी तब तक वैट की बात नहीं हो सकती है। तो यहां पर वैट या सेल्स टैक्स की बात नहीं हुई, सीएसटी की बात नहीं हुई, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा तो सीएसटी की बात हो सकती थी, वो नहीं होगी। यहां पर टोटल आ गया भाई साहब 1,12,000 रुपए का। इधर सामने वाला भी मैन्युफैक्चरर है, उसे 12,000 रुपए का क्रेडिट मिल जाएगा। तो इसके चलते हुए सामने वाली जो यूनिट है उसकी कॉस्ट पड़ी 1,00,000 रुपए की, और साथ में इसका ब्लोअर कम कर देना। इसकी जो कॉस्ट पड़ी वो 1,00,000 रुपए की पड़ी, और उसे जो क्रेडिट मिला वो 12,000 का मिल गया है। अब यही बात जीएसटी में करी जाए तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए कहा गया भाई साहब कि देखिए, जब यहां जीएसटी के अंदर आकर ये किया जाएगा तो B2B सप्लाई है। B2B का मतलब होता है कि सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड है। हमारी सप्लाई दो तरह की होती हैं, एक होती है B2B सप्लाई, एक होती है B2C सप्लाई। B2B मतलब सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड है और वो आईटीसी बुक कर सकती है, और B2C का मतलब सामने वाली पार्टी अनरजिस्टर्ड है, मतलब वो आईटीसी बुक नहीं कर सकती है। वैसे वास्तव में एक छोटी सी बात मैं आपको और बताऊं, जब तक ट्रांजैक्शंस B2B चलती रहती है ना, तब तक सरकार को कोई भी रेवेन्यू नहीं मिलता है, क्योंकि जब B2B ट्रांजैक्शन होगी तो एक ने यहां से जीएसटी भरा, सामने वाले ने क्रेडिट कैच कर लिया, फिर ये अपना टैक्स भरेगा और सामने वाला रजिस्टर्ड व्यक्ति उसे क्रेडिट के रूप में इन कैश कर लेगा। तो पे किया, क्रेडिट लिया, पे किया, क्रेडिट लिया, पे किया, क्रेडिट लिया, 1000 ट्रांजैक्शन हो जाए B2B, लेकिन सरकार को एक ढेला नहीं मिलने वाला है। जब आखिरी ट्रांजैक्शन होती है B2C ट्रांजैक्शन होगी ना, वहां पर सरकार को रियल में रेवेन्यू मिलता है, क्योंकि उसके बाद अब सरकार को आगे क्रेडिट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो यहां पर आकर बोला गया कि एक सप्लाई है, स्टॉक ट्रांसफर बेचना एक सप्लाई है, और यहां पर ये निकल के आया जी अपना 1,00,000 रुपए का। जहां तक सवाल जीएसटी रेट का, तो वो कितना निकल के आएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, यहां पर जो सेल्स टैक्स या वैट का रेट हुआ करता था वो अपना 14% का था, एक्साइज 12%, तो वही 26% के आसपास का केस इनका जो जीएसटी जो पुराने टैक्स का लोड इतना पड़ता था। तो 26 के नियर बाई जो कैटेगरी निकल के आएगी वो 28% की आएगी, तो अकॉर्डिंग इस पे 28% का जीएसटी लगा दिया जाता है। ये फिगर बन जाती है 1,28,000 रुपए की। सामने वाली पार्टी को क्रेडिट अवेलेबल होगा कि नहीं होगा? हां, हो जाएगा। उसने क्रेडिट ले लिया अपनी किताबों के अंदर आकर 28,000 रुपीज का, इसकी भी नेट कॉस्ट 1,00,000 पड़ती है। जरा कंपेयर करके देखिए पहले और दूसरे केस को। कॉस्ट यहां भी 1,00,000 की पड़ती थी, कॉस्ट यहां पर भी 1,00,000 की है, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? पहले हमारा क्रेडिट के रूप में पैसा 12,000 रुपए ब्लॉक होता था फॉर द टाइम लाइक 1 मंथ, ब्लॉक हो गया पैसा, क्रेडिट के रूप में फंसा रहेगा। लेकिन अब हमारा पैसा 28,000 क्रेडिट के रूप में महीने भर तक ब्लॉक रहेगा। तो सर क्या फर्क पड़ गया? फर्क यह पड़ गया कि हमारा पैसा ज्यादा ब्लॉक हो गया। ज्यादा ब्लॉक हो गया तो हमें वर्किंग कैपिटल की नीड पड़ेगी। हमें वर्किंग कैपिटल की, मतलब पैसे नहीं हमारे पास में, वर्किंग कैपिटल के लिए चलाने के लिए हमें बैंक से ना शॉर्ट टर्म लोन्स लेने पड़ जाएंगे, उस पर हमारा इंटरेस्ट का लोड आएगा। आप कहोगे सर क्या डिफरेंस, 16,000 ही तो है। हाँ बाबू, जरा बड़े लेवल पर देखना।
इस 12,000 को 12,000 करोड़ कर दे, 28,000 को 28,000 करोड़ कर दे, तो इसका मतलब यह हो गया कि आपका 16,000 करोड़ रुपया एक्सेस महीने भर के लिए ब्लॉक हो गया। ब्याज लगाओगे कई 100 करोड़ निकल के आ जाएगा भाई साहब, भगवान झूठ ना बुलाए। जी साहब, तो यहां पर ये प्रॉब्लम आई जीएसटी के अंदर। लोगों ने जीएसटी काउंसिल से कहा कि साहब ये क्या, जीएसटी की वजह से ब्लॉकेज ज्यादा हो रही है, और ब्लॉकेज इसलिए हो गई क्योंकि रेट बढ़ गया था। पहले एक्साइज लगती थी, वैट नहीं लगता था, लेकिन अब जीएसटी है तो वो सप्लाई पे लगेगा और स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई होता है। जीएसटी काउंसिल ने क्या किया कि देखो भाई, हम नहीं चाहते कि आपका ज्यादा पैसा ब्लॉक हो, बट एक काम करते हैं उसके लिए कि देखो हम रेट के साथ तो प्ले नहीं कर सकते। ये तो नहीं कह सकते कि अगर स्टॉक ट्रांसफर किया है तो इस प्रोडक्ट का रेट ये होगा, बेचा है तो इस प्रोडक्ट का रेट ये होगा। रेट तो रेट ही रहेगा, कॉमन रहेगा, ऑलवेज कॉमन रहेगा, एक ही रहेगा। तो रेट के साथ तो हम प्ले नहीं कर सकते, तो हमारे पास प्ले करने के लिए बचता क्या है, वैल्यू बचती है, वैल्यू। तो यहां सरकार ने एक नियम बनाया, हालांकि वो नियम आपको वैल्यूएशन चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। उन्होंने एक नियम यह बनाया कि जब भी आप स्टॉक ट्रांसफर करोगे और सामने वाला बंदा क्रेडिट ले सकता है, सामने वाले यूनिट, तो आप जो वैल्यू है, आप जो मर्जी वैल्यू अपनी रख लेना, 1 रुपए रख लेना, 2 रुपए रख लेना, 100 रुपए, 1000 रुपए, जो आपको ठीक लगे प्रोडक्ट की वैल्यू वो रख लेना। क्योंकि सरकार को पता है कि वैल्यू 1 रुपए हो या 1 अरब हो, अगर B2B ट्रांजैक्शन हो रही है ना भाई, तो यहां सरकार को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो पहली कंडीशन डाल दी इन्होंने कि सामने वाली यूनिट क्रेडिट ले पा रही हो, यानी कि B2B ट्रांजैक्शन अगर आपकी रही हो तो आप ये वाली वैल्यू मन मर्जी ले सकते हैं। अगर मैं वैल्यू 100 रुपए लूंगा तो जीएसटी मेरा 28 रुपए यहां मेरे बच्चा निकल कर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हां सर, बिल्कुल गेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सरकार ने इसका सॉल्यूशन यहां पे निकाल दिया। और जो मैं बात आपको बोल रहा हूं, वैल्यूएशन चैप्टर में रूल नंबर 28 आएगा, वहां देखने को मिलेगा आपको जो मैंने अभी आपको यहां पर बोला है कि गवर्नमेंट ने स्टॉक ट्रांसफर के केस में किस प्रकार से वैल्यूएशन सिस्टम यहां पर आपको बनाकर दिया है। ठीक है सर, आगे चलते हैं मेरे बच्चा, और आगे क्या बोलता है सुनिए जरा। आगे है कमेंट ऑन कास्केडिंग। देखिए, पुराने समय के अंदर टैक्स ऑन टैक्स लगा करता था, क्योंकि हम जानते हैं क्रेडिट की व्यवस्था ठीक नहीं थी। एक्सक्लूसिव नेचर के टैक्सेस थे कि या तो एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे या एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट को जाएंगे, ऐसे थे। लेकिन अभी शेयर्ड नेचर का है। अच्छा, एक्सक्लूसिव जब था तो उसके चलते क्रेडिट नहीं मिल पाते थे, लेवल अटक जाया करता था। तो जहां क्रेडिट नहीं मिलेगा वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा, कॉस्ट का पार्ट बनेगा, कास्केडिंग आएगा। हमारे जीएसटी ने कास्केडिंग की समस्या को दूर किया है। दूर कैसे किया है? वही कि जब ये शेयर्ड सिस्टम यहां पर है तो वो चक्कर ही खत्म कर दिया। अब कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, चाहे गुड्स की हो, चाहे सर्विस की हो, चाहे किसी की भी हो, इंटर हो, इंट्रा हो, मिंटर हो, टिंटर हो, कैसी भी हो, दोनों प्रकार की सरकारों को इक्वली खाने के लिए मिलेगा, तो झगड़ा ही नहीं है। तो क्रेडिट का जो फ्लो था वो सीमलेस कर दिया गया यहां पर आकर, एंड कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं रह गई है। तो अब कास्केडिंग खत्म हो जाएगा, बट कुछ जगहों पर अभी भी कास्केडिंग देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चा, क्या डेटॉल पूरे कीटाणु मार पाता है? नहीं, इक्का दुक्का फिर भी रह जाता है। क्या लाइजॉल पूरे कीटाणु मार पाता है? नहीं मार पाता है, नहीं मार पाता है। क्या कोलगेट सारे कीटाणु मार पाता है? नहीं मार पाता है। इसलिए ये भी आप कैसे उम्मीद कर सकते हो उससे कि ये भी सारे कीटाणु मार देगा? इक्का दुक्का रह गया, पर बहुत ज्यादा नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है वहां पर आकर। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कहां पर क्या प्रॉब्लम आएगी, वो ऐसे कर रखे हैं, इक्का दुक्का जगह वो है, जैसे टोबैको मान लीजिए 100 रुपीज का है, एक्साइज ड्यूटी लग गई इस पे 10 रुपए की, 110 हो गया अपना, ये इलस्ट्रेटिव रेट है। अब जो जीएसटी लगेगा वो लॉजिकली लगना चाहिए था 100 पर ये लगाते हैं उसे 110 रुपए पर। तो ये अभी भी इक्का दुक्का यहां पर प्रॉब्लम आ रही है ऑन 110, क्योंकि लॉ में ये लिखा हुआ है कि जब हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू अपनी ली जाती है ना, वो पता है कैसे ली जाएगी, कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो तो है ही है, साथ में कोई और पुराना शुराना धुराना जैसा भी टैक्स है उसे भी जोड़ने के बाद जब कुछ बचता है तो यहां पर आकर हम बात करके चलेंगे।
इंपोर्ट किए जाने वाले गुड्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है, जीएसटी भी लगता है। इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर आपका जीएसटी कैलकुलेट होता है। यही है कि कुछ जगहों पर आज भी कास्केडिंग हमें देखने को मिलता है। ठीक है सर। उसके बाद आगे बढ़ते, कमेंट ऑन डबल टैक्सेशन। पुराने समय के अंदर डबल टैक्सेशन बहुत ज्यादा हुआ करता था, चाहे वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो। रेस्टोरेंट के संबंध में वही कि भाई उसे स्त्री भी मानते थे, पुरुष भी मानते थे, सर्विस भी मानते थे उसे हम, और गुड्स भी मानते थे। इसी के चलते हुए समस्याएं पैदा हुई बच्चा। उसे गुड्स मानकर उस पर वैट भी लगाया जाता था और सर्विस मानकर उस पर सर्विस टैक्स भी लगाया जाता था। यह डबल टैक्सेशन हो रहा था। अब यहां पर आकर उन्होंने कहा कि भाई काम करते हैं, इस चीज को सुलझाते हैं जरा, या तो आप इसे गुड्स मानो या आप इसे सर्विस मानो रेस्टोरेंट को। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये एक प्रकार की सर्विस है। हालांकि अगर मैं इसे गुड्स भी मान लूं तब भी कोई आफत आने वाली नहीं है, क्योंकि अब पहला टाइम नहीं है। सर्विस मानेंगे तब भी आधा आधा जीएसटी दोनों में बटेगा, गुड्स मानूंगा तब भी आधा आधा जीएसटी दोनों प्रकार की सरकारों में बट जाएगा, है ना। हां बोलो, हाँ हाँ सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, आधा आधा बढ़ जाएगा मेरे बच्चा। तो फिर भी इन्होंने टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन्होंने कहा कि ठीक है भाई हम इसको सर्विस बोल देते हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी एक सर्विस बोल दिया गया, रेस्टोरेंट को भी सर्विस बोल दिया गया, जॉब वर्कर जो एक्टिविटीज करता है उसको भी सर्विस बोल दिया गया। तो जहां जहां पर कुछ डाउट्स थे वहां पर इन्होंने आके क्लियर कट बोल दिया कि इसको सर्विस मानेंगे या फिर गुड्स मानेंगे। इस तरह से इन्होंने डबल टैक्सेशन को अवॉइड कर दिया। ठीक है सर जी। उसके बाद आगे बात करते हैं सर, डबल टैक्सेशन की बात हमारी हो गई। ओके सर जी। दूसरी एक और बात बताऊं, लेकिन वो 99% खत्म हुआ है, आज भी कुछ जगहों पर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। जैसे कि बोलते हैं कि जब हम इंडिया के बाहर से गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो जो फ्रेट होता है, जो भाड़ा होता है, उस पर आपका जीएसटी लगाया जाता है। यस, पहले तो सर्विस मान के जीएसटी लगा देते हैं, फिर उसी को हम लोग ऐड करते हैं गुड्स का वैल्यूएशन करने में, बिकॉज हम सीआईएफ वैल्यू पकड़ते हैं इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए। तो हमने उसे गुड्स की वैल्यू का भी हिस्सा बना दिया और फिर उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी हमने चार्ज करवा दी मालिक। तो क्या ये डबल टैक्सेशन नहीं है? तो इस प्रकार की समस्याएं भी हमें देखने को मिलती हैं। कमेंट्स ऑन एग्जम्पशन। पहले पुराने समय के अंदर वैट की अपनी एग्जम्पशन थी, सर्विस टैक्स की अपनी एग्जम्पशंस थी, एक्साइज की अपनी एग्जम्पशंस थी। कुल मिलाकर 600 टाइप की एग्जम्पशंस आपकी दे रखी थी। अभी सरकार ने क्या किया, 600 की बजाय जीएसटी में करीब करीब 250 एग्जम्पशंस आपकी एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर एग्जम्पशंस में कटौती की है, एग्जम्पशंस को घटाया गया है, तो टैक्सेबल प्रोडक्ट का एरिया या नंबर बढ़ाया गया है। अगर टैक्सेबल गुड्स और सर्विस का नंबर बढ़ाया गया है और मैं मानता हूं कि उतना ही रेवेन्यू हमें पाना हो, तो टैक्स बेस रैशनलाइज्ड हो गया। कैसे, मैं समझाता हूं। मान लीजिए इस कायनात के अंदर 2000 प्रोडक्ट हैं साहब, पुराने सिस्टम के अंदर 600 इसमें से एग्जेम्प्ट थे और 1400 ये आपके टैक्सेबल कैटेगरी में आया करते थे। अब यहां पर क्या हुआ, अब जीएसटी आने पर मान लो वही 2000 हैं, इसमें से 250 आपके एग्जेम्प्टेड है, 1750 ये आपके टैक्सेबल हैं। पहले इन 1400 को दिया जाता था टारगेट कि आप लेकर आओ 8 लाख करोड़। अब वही टारगेट मिलेगा इनको, आपको लेकर आना है 8 लाख करोड़। तो ओवरऑल टैक्स का जो बर्डन है वो स्प्रेड हुआ, ज्यादा पर स्प्रेड हुआ। इससे बोलते टैक्स रैशनलाइज्ड आपका हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर, ऐसा नहीं किसी एक पे लोड आ रहा हो। तो ये यहां पर डिफरेंस देखने को मिला। कमेंट करते हैं ऑन कंप्यूटेशन पे। पहले चूंकि अलग अलग एक्ट अपने हुआ करते थे, इसलिए कंप्यूटेशन के मेथड्स भी आपके अलग अलग थे। वैट में अलग कैलकुलेशन थी, सर्विस टैक्स में अलग कैलकुलेशन थी, एक्साइज में अलग कैलकुलेशन हुआ करती थी, है ना। लेकिन जीएसटी में आके सब इकट्ठे हो गए हैं, तो अब इकट्ठा इनका वैल्यूएशन करवा दिया जाता है। जैसे कि 4 भाई थे, अलग अलग रह रहे थे, अभी सबको इकट्ठा रहने का मौका मिला है, ज्वाइंट फैमिली बनाकर रहने का मौका मिला है। यस सर। जहां तक सवाल है रेट्स का, तो 4 रेट अपने बेसिक हैं, 5, 12, 18, 28 और कुछ एक अपने और भी कैटेगरी आती हैं, जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए 0.25% से लेकर 3% तक ही अपना जाता है। कुछ लग्जरी आइटम कार्स के लिए 28% के साथ साथ उसमें कॉम्पनसेशन सेस, जिसकी मैंने चर्चा करी आपसे, वो भी यहां पर लिया जाता है मेरे बच्चा।
और उसके बाद कमेंट ऑन रिवर्स चार्ज। पुराने समय में रिवर्स चार्ज का जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ सर्विसेज के ऊपर लगा करता था, लेकिन करंट सिस्टम के अंदर ये जो रिवर्स चार्ज का जो फंडा है ये आपका सर्विसेज के साथ साथ गुड्स के ऊपर भी एप्लीकेबल करा दिया गया है। ओके, आगे है कमेंट ऑन पॉइंट ऑफ टैक्सेशन या टाइम ऑफ सप्लाई। पहले सर्विस टैक्स पे टाइम हुआ करता था पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, ये सप्लाई डे होता है बेसिकली। जैसे हर तरह के डे नहीं आते, जैसे मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे, अलग अलग डे होते हैं। एक डॉगी का भी डे आता है, तो क्या सप्लाई का डे नहीं आएगा? आएगा। ऐसे होता है एक सप्लाई डे, क्योंकि बोलते हैं कि जिस महीने में आपका सप्लाई डे फॉल करेगा उस महीने के अगले महीने की 20 तारीख को आपको जीएसटी भरना होता है। तो उसी सप्लाई डे को ढूंढने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं, उन टूल्स को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, बोले जाते थे सर्विस टैक्स में, और सर्विसेज के लिए ये एप्लीकेबल हुआ करते थे। पुराने समय में गुड्स के लिए पॉइंट ऑफ टैक्सेशन जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी, लेकिन करंट सिस्टम के अंदर आकर, जीएसटी में आकर, यह बात खुल के आई। पहली बात तो यह कि जो आपका ये पॉइंट ऑफ टैक्सेशन शब्द थे इनको बदला गया टाइम ऑफ सप्लाई, या सप्लाई टाइम कह लो, सप्लाई डे कह लो आप इसे, ये बदला गया। और ये गुड्स के साथ सर्विसेज के साथ साथ अब ये आपके गुड्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। बेसिकली किया क्या है कि थे तो पहले सर्विस के लिए, अभी भी सर्विस के लिए हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा मोटेटिस मोटेंडिस, थोड़ा बहुत काट छांट कर उन्हीं नियम कानून को गुड्स के ऊपर भी अप्लाई इन्होंने करवा दिया है। कमेंट ऑन प्रोसीजरल पार्ट, ये क्या है सर? ये वो है लाइक प्रोसीजरल पार्ट के अंदर मैं बताऊं, भगवान झूठ ना बुलाए, कि जितने ज्यादा रजिस्ट्रेशन, पहले ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ करते थे, अब जितने ज्यादा रजिस्ट्रेशन होते हैं समस्याएं उतनी ही बढ़ती हैं। मूवी देखोगी किस किस को प्यार करूं, रजिस्ट्रेशन शादी की तरह होता है, जैसे 4 रजिस्ट्रेशन मतलब 4 पत्नियां हैं, सबको हिसाब देना है, सबको हिस्सा देना है ना, सबके लिए अलग अलग घर बनाना है, सारे काम अलग अलग करने हैं। तो यहां पर आकर ये बोलते हैं कि भाई साहब पहले जो था सब एक्ट अलग थे, रजिस्ट्रेशन अलग अलग थे, तो दिक्कतें बहुत ज्यादा थी। अभी चूंकि कंसोलिडेशन हो गया है, रजिस्ट्रेशन भी एक ही है, अब सारा काम इकट्ठा एक ही चूल्हे पर हर व्यक्ति की रोटियां सेकी जा सकती हैं, ऐसा बोल दिया गया है। आगे बोलते हैं नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। 4 बेसिक बातें हैं, कास्केडिंग डबल टैक्सेशन, मल्टीपल टैक्सेस एंड मल्टीपल प्रोसीजर। वही 4 बातों घुमा फिरा के लिखा जा सकता है कि इंडिया में जीएसटी की जरूरत क्या पड़ी, या पुराने सिस्टम के अंदर क्या कमियां थी। 4 पिलर के नाम मैंने फिर से एक बार लिख दिए हैं आपके लिए, मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल प्रोसीजर, कास्केडिंग डबल टैक्सेशन। बेनिफिट क्या है जीएसटी के? अगर ये भी मुझे पढ़ाना पड़ा तो अब तक जो पढ़ाया उस पर लानत है। जीएसटी के फायदे, 4 फायदे यही हो गए, नो डबल टैक्सेशन, जब फायदे गिनवाएंगे तो यही बोलेंगे नो, हालांकि मुझे पता है कि कद का जगह पे आएगा, नो कास्केडिंग कद का जगह पे आएगा, लेकिन यहां पर 1 नेशन 1 लॉ, यानी कि मल्टीपल टैक्स नहीं है, 1 है, मल्टीपल कंप्लायंस नहीं है, इकट्ठे ही हैं सारे के सारे। इससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी वृद्धि होगी, विन विन सिचुएशन सबके लिए है। मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि किसी भी कंट्री का अगर टैक्सेशन सिस्टम शानदार है ना, तो उस कंट्री की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है। देशी के साथ साथ विदेशी लोग भी अपना कारोबार करने के लिए उस कंट्री में आते हैं। वही सारी बातें आपके बेनिफिट्स के अंदर लिखी हुई हैं। तो ये बातें एग्जाम में नहीं पूछी जा रही, बट फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि पहले चैप्टर के अंदर ये बातें आपको बताई जाए। जीएसटी कहां से आया, कैसे आया, ये भी जीके का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका जो जन्म हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। कब? 1954 में, फ्रांस में। लगा लो 1954 से लेकर अब जाकर हमारे इंडिया के लगभग 70 सालों में, 65 कह लो, 65 ईयर्स में इंडिया तक आया है फ्रांस से। कितने पीछे हैं हम जीएसटी को इंप्लीमेंट करने में। यहां पर एक केलकट टास्क फोर्स थी, उसने रिकमेंड किया था कि भाई जीएसटी नेशनल लेवल का होना चाहिए, जैसे सिंगापुर में होता है कि भाई एक ही है। मतलब आपको मैं समझाऊं, वो ये कह रहे थे कि हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ आईजीएसटी होना चाहिए था। ट्रांजैक्शन इंट्रा हो या इंटर हो, मिंटर हो, टिंटर हो, पिंटर हो, जैसी मर्जी हो, सिर्फ आईजीएसटी लगता। सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाता, और सेंट्रल गवर्नमेंट आधा पैसा अपने पास रखती, आधा डेस्टिनेशन स्टेट को दे देती। जो डायरेक्टली सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करके डायरेक्टली पे की जा रहे, वो नहीं होना चाहिए था। अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक आईजीएसटी रह जाए हर ट्रांजैक्शन के लिए, तो जीएसटी शायद बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन इस बात के लिए स्टेट नहीं माने, इस बात के लिए स्टेट्स नहीं माने। उन्होंने साफ कह दिया, साहब
साफ कह दिए साहब, बात ऐसी है कि अगर हम तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, तो इस तरह से मतलब हमने अपने हाथ कटवा लिए। मतलब सीधा सा ये है भाई साहब, भैया जी, कि एक बात बताओ, आपने मुझे पैसा दिया, ठीक है, आप मुझे मेरी वेबसाइट पे आके crajkumar.com वहां आके डायरेक्ट पैसा पे करो तब मुझे अच्छा लगेगा, या फिर आप ये पैसा किसी थर्ड पार्टी को पे करो उसके बाद वो पैसा मेरे पास में आए, मुझे वो अच्छा लगेगा? नहीं सर, डायरेक्ट अच्छा लगेगा। तो इसके लिए बोला गया यहां पर आकर कि भाई आईजीएसटी में क्या है कि पैसा हमें घूम कर मिलता है, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हाथ फैला के रखना पड़ता है। मोर ओवर हमारा वेट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी वो बेरोजगार हैं, उनका क्या होगा? वो कहां जाएंगे? इतनी बड़ी आर्मी हमारे पास में, हजारों कई हजार लोग हमारे पास में, उनका क्या करेंगे? और वैसे भी हम कोई लाइक आपके ऊपर निर्भर होकर कोई अपंग नहीं बनना चाहते कि ऑलवेज हम तुम्हारे ऊपर ही निर्भर रहें, हम खुद करेंगे अपना एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसलिए आपको उसमें ज्यादा दखलंदाजी की जरूरत नहीं है, इसलिए नेशनल जीएसटी इंडिया में नहीं आया। फिर आईजीएसटी आया ही क्यों? जब स्टेट ने अपोज किया था। आईजीएसटी का इंडिया में आना एक मजबूरी है, और आईजीएसटी कोई टैक्स है नहीं, वो लिफाफा है, उसके अंदर तो सीजीएसटी एचजीएसटी होते हैं, लिफाफे में लपेट कर वो जाया करता था, बिकॉज सप्लायर को ये पावर नहीं मिल पा रही थी, ये संभव नहीं हो पा रहा था उसके लिए कि वो डेस्टिनेशन स्टेट में जाके उसके हिस्से का जीएसटी जमा करा दे। इसलिए ऐसा यहां पर मेरे बच्चा किया गया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है सर, आगे क्या है? आगे है आपका यहां पर जीएसटी नेटवर्क। क्या है मेरे बच्चा? जीएसटी नेटवर्क। जीएसटी इज अ कंपनी। जीएसटी एक कंपनी है। मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या हुआ मेरे बच्चा। देख, हुआ ऐसे है मेरे भूरा, इसमें तुझे मैं बताता हूं। देख क्या हुआ है, हुआ कुछ ऐसे, हमारे ना वो हैं, क्या बोलते हैं, पड़ोस में एक सो कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली रहती है। सो कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली, 3 भाई हैं वो, 3 बहुएं हैं। होता क्या है कि एक दिन एक सब्जी वाला सब्जी बेचने के लिए आया। आलू है, टमाटर है, भिंडी है, लौकी है, खीरा है, संतरा, मिठाई है, ये आया ये बेचने के लिए आया। हालांकि उसको बेचना नहीं आ रहा था, ऐसे मैंने सिखाया तो ऐसे बोल। वो क्या बोलता था? सब्जी सब्जी। अरे मैंने कहा ऐसे तेरे सब्जी बिक जाएगी तेरे से। मैं बाहर गया, मैंने जैसे अभी बोला, मैंने ऐसे बोल के उसको दिखाया। अब भाई साहब जब मैंने सुरीली आवाज निकाली तो भाई साहब आसपास के जो लोग थे जिनको सब्जी खरीदनी होती, आदमी तो खरीदते नहीं सब्जी, जिनको खरीदनी थी सब अपने अपने बालकनीज में आ गए। कह रहा आज कौन आया है सब्जी बेचने वाला, इतनी कड़क शानदार आवाज निकाल रहा है, सब्जी बिकवा दी। भाई साहब मैंने उसकी कमीशन भी ना लिया मैंने उससे, और लेकिन वो आज भी सब्जी आवाज ऐसी लगाता है, सब्जी, वो चेंज नहीं किया उसने। खैर, तो यहां से 3 बहुएं बाहर सब्जी वाले के पास में आती हैं आलू टमाटर भिंडी खरीदने के लिए। ये आई, पैसे दिए, सब्जी ले गई। दूसरी आई, पैसे दिए, सब्जी ले गई। तीसरी आई, पैसे दिए। हमने कहा भाई ये क्या किया तुमने? इस सब्जी वाले को पता लग गया कि घर में कोई ज्वाइंट फैमिली नहीं रह रही है ना, ये सब अलग अलग है, अलग अलग चूल्हे इनके रखे हुए हैं, अलग अलग गैस स्टोव इनके रखे हुए हैं। दिक्कत वाला काम है भाई। अगर ये ऐसा कर, एक सब्जी वाला जरा सी देर में पता लगाकर चला गया कि घर के अंदर चल क्या रहा है, फॉग तो नहीं चल रहा, पता लगा गया। हां सर, क्या करना चाहिए था मैं बताऊं? बीच में कर्टेन डालना चाहिए था। कर्टेन, कर्टेन कैसा? इनमें से कोई एक जाती और बाकी 2 के लिए भी सब्जी वो खुद लेकर आती, वही पैसे दे आती, और यहां अंदर आकर आप चाहे लड़ो झगड़ो सर फोड़ो आपस में बांट लेते, जिसके हिस्से में जितने पैसे आए वो कर लेते। तो अपना हिसाब किताब अपने घर के अंदर करो, बाहर की दुनिया में क्यों दिखाते हो, है ना? यही सिस्टम हमारी सरकार का है। जैसे कि आपका जो जीएसटी पोर्टल है, हम जानते हैं उसे डेवलप किया है इन्फोसिस ने। इन्फोसिस ने मांगे 1500 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए। यह पैसा कौन देगा? अरे जिनमें जीएसटी बढ़ता है आधा आधा, वही इस पैसे को आधा आधा बेयर करेंगे। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना 50% 750 करोड़ रुपए दे दिया। बाकी 750 करोड़ रुपए इनको देना था, कोई एमपी वाले को,
पंजाब वाले को, इसको 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 सब अपना अपना शेयर लेकर वहां इन्फोसिस के पास में पहुंच रहे थे। अच्छा लगेगा क्या? ये देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे राजा ये है, ये इसके कर्मचारी आदमी है। नहीं, सरकार वाली बात यहां पर दिखी नहीं मेरे बच्चा। ये गलत, अच्छा नहीं लगता। ये तगादे कराए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट तुम लेके आओ, यूपी गवर्नमेंट तुम लेके आओ, अच्छा नहीं लगता। तो क्या किया जाए? इन्होंने बीच में एक पर्दा डाला कि घर में जो फूट पड़ी हुई है उसको दबाया जा सके। तो एक काम यह किया गया कि यहां पर बनाई एक कंपनी, और कंपनी बनाई जाती है अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एक कंपनी बनाई जाती है, और कंपनी का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं था। इनको बोला तुम अपने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन इस कंपनी में डाल दीजिए, इसमें डाल दो। सबने डाल दिया, और यहां से इकट्ठा ये 1500 करोड़ रुपए ये इन्फोसिस को दे दिया जाएगा। इस कंपनी को नाम दिया गया GSTN, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क का नाम इसे दे दिया गया मेरे भूरा। और जो जीएसटी पोर्टल है 1500 करोड़ का, उसकी ओनरशिप भी इसी को दे दी गई। तो GSTN आज की डेट में जीएसटी पोर्टल को मैनेज करता है। डेवलप किया है इन्फोसिस ने, ठीक भी है, मेंटेनेंस जो भी कुछ भी है सारा कुछ आज भी वो इन्फोसिस करती है, लेकिन उसका जो पैसे का लेन देन है उसके संबंध में वो GSTN करके चलती है। इन्फोसिस को पेमेंट GSTN करके चलेगी, GSTN करके चलेगी। तो ये है कॉन्सेप्ट। यहां पर आकर कहते GSTN is a company registered under section 8 of Companies Act 2013, a company not for profit. Okay, both the government provides funding to GSTN and the GSTN provides services to the government and the taxpayers. हालांकि टैक्सपेयर से 1500 करोड़ के लिए कुछ नहीं लिया गया, क्योंकि इसके जो इनकम होगी वो तो उल्टा देंगे ना, उनको मिल थोड़ा ना कुछ। तो जो जीएसटी के पैसे को खाएंगे वही तो उसका खर्चा बियर करेंगे। क्या काम करता है पोर्टल पे? सारे काम पोर्टल पे होते, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का काम हो, चाहे वो जीएसटी भरने का काम हो, चाहे वो मैचिंग का काम हो, चाहे वो वेरियस काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को निकालनी हो, सारे काम पोर्टल पर ही किए जाते हैं। उसके बाद आगे यहां पर बोला जा रहा है, हमारे पास एक और वेबसाइट है ई-वे बिल की, उसका नाम दे दिया है ई-वे बिल gst.gov.in करके। वो ई-वे बिल आपके ये मेन वेबसाइट gst.gov.in पर नहीं बनते हैं, बल्कि वो बनते हैं ई-वे बिल gst.gov.in पर। ठीक है, और हमारी ई इनवॉइसिंग की भी एक वेबसाइट है ई इनवॉइस 123, कई सारे वर्जन है उसके, ई इनवॉइस 1 मान लेते हैं। ई इनवॉइस 1 gst.gov.in करके वो अपनी वेबसाइट है। यानी कि मेन वेबसाइट में ई इनवॉइस और ई-वे बिल ये शब्द ऐड हो जाते हैं तो आपकी वेबसाइट नहीं हो जाती है। ठीक है जी, यस सर। एक और कॉन्सेप्ट आता है, छोटा सा है, GSP और ASP, हालांकि नॉट रेलिवेंट पर स्टिल आपके स्टडी मटेरियल में दे रखा था तो मैं आपको बता देता हूं। हम ये बात अच्छे से जानते हैं मेरे बच्चा कि हमें कुछ एक फॉर्म्स ना देने होते हैं गवर्नमेंट को। जैसे हमारा जो भी इनवॉइस वगैरह इशू किए हैं उसके लिए आउटपुट जीएसटी बनता है, उसके लिए हमें ये GSTR1 फाइल करना होता है। GSTR1 हमें फाइल करना होता है जीएसटी पोर्टल पर जाकर। हमें इनवॉइस जो रिसीव हुए हैं उनसे हमारा 2B क्रिएट होता है, और 2B से फिर हमारा 3B यहां पर क्रिएट होता है। हमें 3B सरकार को फाइल करना होता है। हां बोलो, हां, हमें सरकार को ये 3B भी अपना फाइल करना होता है मेरे बच्चा। ठीक है सर। एंड उसके बाद फिर हमने देखा यहां पर आकर कि बहुत सारे छोटे जो सप्लायर लोग होते हैं वो सारा काम पोर्टल पे खुद नहीं कर सकते, उनको आता ही नहीं है। किसी सीए को या एडवोकेट को वो हायर नहीं कर सकते क्योंकि बिजनेस इतना बड़ा नहीं है। तो फिर क्या करें? तो उसके लिए छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। जैसे हर कोई व्यक्ति टैली चलाना नहीं जानता, तो टैली जैसे मिलते जुलते हल्के फुल्के सॉफ्टवेयर आते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस आती हैं बाजार में। एक खाता बुक करके एप्लीकेशन आती है छोटे छोटे व्यापारियों के लिए, प्ले स्टोर में जाके देखते हैं कि किसी को उधार दिया, किससे कितने पैसे आ गए, ऐसे करके। तो ये भी इसी पैटर्न पे दरअसल छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं, बनाया है टीसीएस ने, टैली ने, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये अपना सॉफ्टवेयर तैयार किया है। सॉफ्टवेयर पुश मोड एंड पुल मोड पर काम करता है। कैसे? मान लीजिए मैं छोटा व्यापारी हूं
और मुझे जीएसटी पोर्टल चंदा मामा पर कुछ अपने ये 3B, ये GSTR1 ये सबमिट करना है, कैसे करूंगा? तो मैं यहां मेरा कंप्यूटर है बीच में, उधर जीएसटी पोर्टल है, तो मेरे कंप्यूटर के अंदर वो सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है और वो मेरे कंप्यूटर से डेटा को पुल करता है और उसे जैसा जीएसटी पोर्टल को चाहिए वैसा ऑर्गेनाइज करके फिर उसे जीएसटी पोर्टल पर पुश कर देता है। मेरी रिटर्न्स वगैरह सारी की सारी फाइल हो जाती हैं। तो इस तरह से ये जीएसपी यानी कि जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर काम करके चलता है। ये यहां से पुल करेगा और यहां पर ये इसको पुश कर देगा। ठीक साहब? हां सर जी, बिल्कुल ठीक है और कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ये एएसपी क्या है? देखिए, एक होता है मिल्क, हां होता है। मिल्क में अगर हॉर्लिक्स मिला दिया जाए तो क्या होगा? सर वो दूध की शक्ति को और बढ़ाता है। दूध की कहते, अब पता नहीं एक्चुअल में क्या करता, पर बताते ऐसे ही हैं कि दूध की शक्ति को बढ़ाएगा, विटामिन्स बढ़ जाते हैं, जो भी होता है। ऐसे ही आपका यहां पर जो मिल्क है वो जीएसपी है, मुख्य सॉफ्टवेयर ये है। इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए एएसपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि एफिशिएंट तरीके से अपना काम कर पाता है। तो एएसपी है आपका हॉर्लिक्स। ओके सर जी, तो यही बात यहां पर आपकी दे रखी थी कि किस तरह से काम करके चलते हैं एएसपी और आपके ये जीएसपी। एग्जाम के लिए नॉट रेलिवेंट, बट पता तो होना चाहिए ना यार कि मैटर आखिरकार क्या है। इस तरह से आपका जो चैप्टर है मेरे बच्चा मेरे भूरा, यहां पर आकर ये कंप्लीट हो जाता है। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक राधे? हां सर जी, एकदम ठीक है और कोनो दिक्कत वाली बात हमें तो दूर दूर तक है नहीं। और दिक्कत तो भाई साहब होनी चाहिए भी नहीं, मैं आपको बताऊं, भगवान झूठ न बुलाए, दिक्कत करके तुम कर भी क्या लोगे हैं? दिक्कतों से हो भी क्या जाएगा? अपना सिर्फ नुकसान करोगे और कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है जी, तो यहां तक की हमारी बातें हैं, चैप्टर हुआ कंप्लीट मेरे बच्चा। तो आइए एक बार हल्की सी नजर से पूरे चैप्टर का रिकैप लिए लेते हैं और उसके बाद हम आपसे विदाई लेंगे। जय जय श्री राधे का उद्घोष होगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारी बात यहां से शुरू हुई थी इंट्रोडक्शन से। टैक्स क्या है? देश को चलाने के लिए टैक्स चाहिए। कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी मेड अंडर एन एक्ट, इसे कहा जाता है टैक्स। दो तरह का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जिसको लगा बेयर भी उसने किया डायरेक्ट, नहीं तो इनडायरेक्ट। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, गुड्स और सर्विसेज जिस कंट्री में आपके कंज्यूम किए जाते हैं, जहां उनका डेस्टिनेशन होता है, उसी सरकार को टैक्स खाने का अधिकार मिलता है, कलेक्ट करने का अधिकार मिलता है। उसके बाद फिर सीएसटी कॉन्सेप्ट आया, सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल ने इसलिए बनाया ताकि स्टेट के बीच में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जा सके। फिर पैसा जो जाएगा वो स्टेट को जाएगा, क्योंकि संविधान ने बोला था कि सेल ऑफ गुड्स का रेवेन्यू स्टेट्स को जाएगा। कौन से स्टेट को जाएगा? देना चाहते थे डेस्टिनेशन को, पर मजबूरी थी, दे नहीं पा रहे थे, इसलिए ओरिजिन स्टेट को दे दिया गया। जीएसटी आने पर ज्यादा बवाल या प्रॉब्लम क्रिएट की थी आपके जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये, क्योंकि इनका सीएसटी का जो रेवेन्यू था वो लॉक हो गया। ओरिजिन स्टेट मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थे, सीएसटी का अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता था, जो अब जीएसटी में अब कंज्यूमिंग स्टेट को मिलेगा। पहले महाराष्ट्र से माल दिल्ली जाया करता था तो सीएसटी महाराष्ट्र को मिलता था। अभी क्या होगा? महाराष्ट्र से गुड दिल्ली जाएगा तो जीएसटी कंज्यूमिंग स्टेट यानी दिल्ली को दिया जाएगा। तो पहले क्या था कि जो स्टेट कमाऊ था, मैन्युफैक्चरिंग वाला था, वो संपन्न होता था। और आज की डेट में किसी भी स्टेट की तरक्की इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वह कमाने वाले कितने हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती कि वह खाने वाले कितने हैं, कंज्यूमर कितने हैं। उतना ही ज्यादा पैसा उस स्टेट की गवर्नमेंट को मिलेगा। सही पकड़े? यस सर। फिर हम आए कि जीएसटी क्यों आया।
कास्केडिंग की समस्या थी, क्रेडिट नहीं मिलते थे, मल्टीपल टैक्सेस थे, मल्टीपल प्रोसीजर थे, एसटेसी थी। इस चक्कर में जीएसटी को लाना पड़ा। 4 पिलर थे, कई बार मैंने आपको बता दिए, और उसी के चलते यहां पर आया। जीएसटी क्या है? गुड्स या सर्विसेज पे लगने वाला एक टैक्स है जीएसटी। सप्लाई होनी जरूरी होती है। सप्लाई इंट्रा या इंटर कैसी भी हो सकती है। इंटर है तो आईजीएसटी। पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट है। पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट आधा डालेगी सीजीएसटी फंड में और बाकी आधा एसजीएसटी फंड में, जो डेस्टिनेशन स्टेट वाला है उसके फंड में डाल दिया जाएगा। ठीक है साहब। और इंट्रा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी एज द केस में भी। इंट्रा इंटर की प्रैक्टिस करी, यूटी को देखा, स्टेट को देखा। 29 नेचुरल स्टेट थे। 7 यूनियन टेरिटरीज में 2 आपकी मिक्स वाली थी, 5 प्योर यूटी थी। फिर एक डीमर्जर हुआ, एक मर्जर हुआ। मर्जर में 1 यूटी घट गई, डीमर्जर में 1 लद्दाख यूटी बढ़ गई, 1 स्टेट घट गया और एक मिक्स यूटी जम्मू कश्मीर के नाम से बढ़ गई। सारा कुछ करने के बाद नेचुरल स्टेट 28, मिक्स यूटी 3, दिल्ली पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर, और जो आपकी प्योर यूटी हैं वो भी फाइनली एक जुड़ी, एक बड़ी एक घटी, वो भी आपकी 5 हैं। तो कुल मिलाकर मिक्स यूटी को भी डीम्ड स्टेट बुलाते हैं। तो 28 प्लस 3 31 स्टेट्स हैं, 5 यूनियन टेरिटरी हैं। अलग अलग एक्ट बने हुए हैं। क्रेडिट का कॉन्सेप्ट देखा, निचोड़ ये निकला कि ये कुछ और नहीं, वैल्यू एडिड टैक्स है। जो जितनी वैल्यू ऐड कर रहा है उसे उतना टैक्स यहां पर देना पड़ रहा है। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, और चलो बुलावा आया है और माता ने बुलाया है। शाबाश। ऐसे करके हमारी बात कही यहां पर आकर, लेकिन फिर भी हम नेट अप्रोच नहीं लगा सकते क्योंकि जीएसटी का रेट इक्वल्स नहीं है इनपुट आउटपुट साइड में। अगर होते तो नेट अप्रोच लगाई जा सकती थी। फिर हमने यहां पर देखा कि भाई यूटिलाइजेशन क्या है, तो उसमें बोलते कि सीक्वेंस आपको मैंडेटरली फॉलो करके चलना है। उसमें यह कहा जाता है मेरे बबुआ कि भाई देखो ऐसा है कि ऐसा है कैसा है जी? अरे सुनो हमारी बात। ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी विल बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ, अपने के लिए आईजीएसटी बचेगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी में किसी भी रेशियो में किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आईजीएसटी खत्म हो जाए, निबट ले, अब नंबर आएगा सीजीएसटी का। सीजीएसटी पहले अपने के लिए बचेगा तो आईजीएसटी के लिए, फिर एसजीएसटी का नंबर आएगा, पहले अपने के लिए बचेगा तो आईजीएसटी के लिए, ऐसे एसजीएसटी की तरह यूटीजीएसटी पहले अपने के लिए बचेगा तो आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल करवा दिया जाएगा। फिर यहां से एनालिसिस किया गया, पहले पुराने क्या थे, नए क्या थे, फिर सारा पॉइंट बाइज पॉइंट हमने देखा। स्टॉक ट्रांसफर को लेकर इश्यूज थे, फिर स्टॉक ट्रांसफर की समस्या का कैसे समाधान किया गया वो भी हमने देखा। पर ये जो चीज थी जो देखी हमने ब्रेक के बाद में, ये वाली, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट फिर भी जीएसटी आया है, नया आया है। आप तो नया ही पढ़ के चल रहे हैं, इंटर में पढ़ा होगा आपने बट उस समय का भूल गए, तो आपको ये बताना बेहद जरूरी है क्योंकि आगे जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की रीजनिंग पुराने लॉ से निकल कर आती है, इसलिए पुराने लॉ के बारे में हल्की फुल्की नॉलेज होनी आपको जरूरी है। जीएसटी के बेनिफिट वही 4 बेनिफिट, डबल टैक्सेशन नहीं है, कास्केडिंग नहीं है, मल्टीपल टैक्स नहीं है, मल्टीपल प्रोसीजर्स नहीं है, वो सारी बातें आगे मेरे बच्चा। जेनेसिस बताया कि पहले यहां आया था, फिर उसके बाद में ये नेशनल की सिफारिश की गई थी, वो नहीं हुआ, फिर इसको यहां पर टेबल्ड किया गया। 2016 में इसको मालिक कॉन्स्टिट्यूशन ने हरी झंडी दे दी थी, फिर यहां बिल बन के तैयार हुए मार्च में, और जुलाई से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, फिर आ गया आपका जीएसटीएन। जीएसटीएन के अंदर आकर बोला कि भाई एक कंपनी है और जो जीएसटी पोर्टल को संभालती है, जीएसटी पोर्टल इस कंपनी ने गोद ले रखा है। ठीक है जी, और जीएसटी पोर्टल सारा काम आपका करके चलता है, और ये है आपके जीएसपी एएसपी। मैं आपको क्लासेस के दौरान जीएसटी पोर्टल भर भर के कराऊंगा। अभी इंटरनेट यहां पर है तो मैं दिखाता हूं आपको, gst.gov.in है। मेरे पास अपनी खुद की 2 कंपनीज हैं, उन 2 कंपनीज के डेटा के साथ हम प्ले करके चलेंगे मालिक। जैसे यहां पर मैं लॉगिन करता हूं, मेरी पहली कंपनी आभास एजटेक प्राइवेट लिमिटेड यहां पर आ गई।
मैंने लॉगिन किया, पासवर्ड डाला और कैप्चा फिल कर देता हूं 3400 और 73। भगवान झूठ तो बिल्कुल भी ना बुलाए। ठीक है जी, लॉगिन हमने कर नाइन 326 ये बोलेगी। अब यहां देखिए इसके कितने सारे ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। डैशबोर्ड है, सर्विसेज है, सर्विसेज के आगे जीएसटी लॉ है और डाउनलोड, सर्च टैक्स पेयर, ये वो आगे है ई इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग का टैब है, यहां से ई इनवॉइसिंग की वेबसाइट पर जा सकते हैं। ठीक है, ये यहां आपकी मेन वेबसाइट है। जो सर्विसेज हैं उसमें रजिस्ट्रेशन, लेजर्स, ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर, ई लायबिलिटी रजिस्टर वो आएंगे। रिटर्न्स, पेमेंट्स, यूजर सर्विसेज, रिफंड्स, ई वे बिल। ई वे बिल की वेबसाइट नहीं है, यहां से ई वे बिल की वेबसाइट पे जंप कर जाएंगे। सारे टैब को खोल खोलकर अंदर क्या होगा सारी बात करके चलेंगे। नया रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है सीखेंगे। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोड फील्ड, जो महत्वपूर्ण चेंज होते हैं। जब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था उस समय पर मैंने जो इंफॉर्मेशन दी थी उनमें कुछ मेजर चेंजेस आ गए हैं। जैसे मेरे कोरोना टाइम में मेरे ऑफिस का एड्रेस चेंज हो गया, मेजर चेंज है, कोर फील्ड में चेंज है। मैं यहां पर जाकर इस टैब के अंदर जाकर उसको अमेंड कर सकता हूं, बता सकता हूं। कॉम्पोजिशन स्कीम मुझे ऑप्ट करनी है तो मैं यहां से जाके ऑप्ट करूंगा। रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करना है तो यहां से जाके ट्रैक कर सकता हूं। रजिस्ट्रेशन जो ले रखा है उसे कैंसिल करवाना है तो एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन यहां से फाइल करूंगा। इनके अंदर जाएंगे तो और बातें देखने को मिलेंगी। मैं हर एक टैब को आपको करा के चलूंगा अंदर तक की सारी बातें रेलिवेंट चैप्टर के साथ में। एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डालते हैं तो ऑफिसर की कुछ एक क्वेरीज उसमें आ जाती हैं। उस क्वेरीज के लिए हमें अपनी तरफ से एडिशनल कुछ क्लैरिफाई करना पड़ता है। जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, मेरा ऑफिस एक रेंटल प्रीमिसेस था, अजय कुमार के साथ मेरा रेंट एग्रीमेंट था, लेकिन एक्चुअल में वो जो कमर्शियल बिल्डिंग थी वो अजय कुमार नहीं, अजय कुमार की पत्नी सरिता देवी के नाम पर थी। जब मैंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया तो एड्रेस प्रूफ में रेंट एग्रीमेंट लगाया और साथ में इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगाया। अब चूंकि रेंट एग्रीमेंट अजय कुमार ने कर रखा था और इलेक्ट्रिसिटी का बिल सरिता देवी के नाम पर था क्योंकि बिल्डिंग उनके नाम पर थी, ओनर वो थी। मिसमैच हो गया, यहां पर क्वेरी आ गई, भाई साहब से ठीक करो। अब मैं ठीक कैसे करूंगा, मुझे एक फ्रेश एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा विद सरिता देवी, तब जाके बात बनेगी। मैंने वो दिया तो वो सारी जो क्लैरिफिकेशन मैं यहां पर आकर दे सकता हूं। नॉन कोर फील्ड में रजिस्ट्रेशन, ईमेल आईडी चेंज हो गया मेरा या मोबाइल नंबर चेंज हो गया है तो वो अपना यहां पर आएगा। कंपोजिशन स्कीम से बाहर आना है तो कैसे आएंगे वो इसमें क्लिक कर सकते हैं। स्टॉक इंटीमेशन कंपोजिशन स्कीम में जरूरत पड़ती है, उसको यहां पे आके करते हैं। ऐसे इसमें दिखेंगे हमारे लेजर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर, ई लायबिलिटी रजिस्टर। क्या आपको पता था ई लायबिलिटी रजिस्टर के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है रिटर्न बेस्ड लायबिलिटीज का, जिसमें वो लायबिलिटीज आती हैं जो आपने खुद सेल्फ असेस की हैं और बताइए डिपार्टमेंट को थ्रू रिटर्न्स। और दूसरे वाले पार्ट में वो लायबिलिटीज होती हैं जो कि डिपार्टमेंट ने आपके लिए डिमांड ऑर्डर के जरिए निकाली हैं। क्या आपको पता था? ये सब सिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा, सब बातें करेंगे इसमें आके हम। तो उसके बाद में फिर आपका ये लेजर्स में सारी चीजें देखेंगे। फिर रिटर्न्स आएंगी, रिटर्न डैशबोर्ड है, आईटीसी फॉर्मेट, टीडीएस टीसीएस का क्रेडिट रिसीव्ड हुआ है, व्यू फाइल, रिटर्न, ट्रांजिशन फॉर्म, सारी बातें करेंगे। पेमेंट्स, चालान कैसे क्रिएट करेंगे। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने चालान तक क्रिएट नहीं किया होगा। पेमेंट करने के लिए कैसे हमें आगे प्रोसीड्स करना है। इंस्टॉलमेंट कैलेंडर क्या है, क्या जीएसटी का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में हो सकता है, अगर हो सकता है तो कैसे करना है वो मैं आपको यहां सिखाऊंगा। सेव्ड चालान कौन से हैं और ग्रीवेंसेस क्या हैं वो सब देखेंगे यहां पर आकर। पेमेंट्स के बाद यूजर सर्विसेज, ये बहुत बड़ा यहां पर एलिमेंट्स आते हैं। माई सेव्ड एप्लीकेशन, व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट। अगर आपको मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखना है तो दूसरे वाले पर आना पड़ेगा, आपको मेरा आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
व्यू माई सबमिशंस, कोई क्वेरी आती है, मैं मेरे कुछ सबमिशंस देता हूं, वो यहां पर देखने को मिलेंगे। छुट्टी कब कब है, एक्सपोर्ट करने पर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कैसे फाइल करते, वो यहां सीखेंगे। जीएसटी प्रैक्टिशनर एक कोर्स होता है, जैसे इनकम टैक्स में टैक्स रिटर्न प्रिपेयर होते हैं ना, हमारे यहां पर जीएसटी प्रैक्टिशनर होते हैं। उनको कैसे ढूंढ सकते हैं, अगर आपने जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स कर रखा है तो आपको क्लाइंट कैसे मिलेगा, तुम क्लाइंट को ढूंढोगे या क्लाइंट तुम्हें ढूंढ लेगा? क्लाइंट तुम्हें ढूंढ लेगा। वो कैसे बताऊंगा यहां पर आकर। ITC 02 कॉज लिस्ट, माई मास्टर्स, और उसके बाद में ये सारी चीजें रखी, माई एप्लीकेशन। ये माई एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। माई एप्लीकेशन, मुझे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस देनी पड़ती हैं, तो यहां पर आते हैं माई एप्लीकेशन के अंदर आकर। यहां पर एप्लीकेशन का टाइप सेलेक्ट करते हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं। एडवांस रूलिंग, अगर मैं एडवांस रूलिंग के लिए जाना चाहता हूं तो मुझे यहां पर आएगा, एप्लीकेशन का फॉर्म यहां मिलेगा मुझे मेरे बच्चा। अगर मुझे कोई वॉलंटरी पेमेंट करना है, मुझे लाइक डिमांड मेरी बनने वाली है और मैं बीच में कुछ पे करना चाहता हूं, अपनी मर्जी से पे करना चाहता हूं टू अवॉइड द इंटरेस्ट लायबिलिटी, तो मैं DRC 03 फॉर्म को कैसे फाइल करूंगा वो दिखाऊंगा आपको यहां पर आकर। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, अपील टू अपीलेट अथॉरिटी कैसे फाइल करते हैं, कैसा फॉर्म होता है, कैसे जाती है, रिफंड्स कैसे क्लेम करते हैं, एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स। आपने कई बार सुना होगा अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड जो होती है ठीक कर पाते, लेकिन कुछ बताना तो पड़ेगा ना। प्रोविजनल अटैचमेंट को रिस्टोर कैसे करवाएं, प्रोविजनल असेसमेंट के लिए कैसे अप्लाई करें, रिफंड्स के लिए क्या बात करके चले, एप्लीकेशन फॉर अनब्लॉकिंग ई वे बिल। कभी कभी हमारा ई वे बिल उल्टे पुल्टे हम काम करते हैं तो ई वे बिल ब्लॉक हो जाता है, उसे अनब्लॉक कराने के लिए कैसे आपको एप्लीकेशन देनी है। कंपाउंडिंग एप्लीकेशन, हमें अपने ऑफेंसेस की कंपाउंडिंग करनी होती है। कंपाउंडिंग क्या होती है कि पैसे देकर हमें अपने अपराधों से मुक्ति मिल जाती है, उसके लिए हम यहां पर आकर देखेंगे मेरे बच्चा। ठीक है, तो ऐसे ही सारी चीजें हैं आपकी। तो रिटर्न्स, पेमेंट्स, यूजर सर्विसेज, रिफंड्स कैसे क्लेम करते हैं, फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन एंड ऑल। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जितने भी आपकी जीएसटी पोर्टल की जानकारी है वो हम अपनी क्लासेस के दौरान यहां पर डिस्कस करके चलेंगे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। मैं आपको मेरा नंबर दे रहा हूं, एक मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, सी राजकुमार करके ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, और मेरा नंबर है 9810012161। सी राजकुमार क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और घंटी भी बजाएं और उस पे बेल आइकन मतलब को प्रेस करें, और कोई वीडियो आए शेयर भी करें और उसे लाइक भी करें। 5 काम हो गए, ये काम 5 आपको वहां पे जाकर करने हैं। और क्या करना है कि आपको मुझे आज ही कोई मैसेज या व्हाट्सएप आपको छोड़ना है कि आपको ये पहला लेक्चर कैसा लगा मेरे बच्चा। मैं अपना हर संभव प्रयास करूंगा आपके इन्हांस करने में नॉलेज को, और वो भी बहुत हल्के फुल्के तरीके से विद जीएसटी पोर्टल एंड अलोंग विद द जीएसटी डिपार्टमेंट ऑफिसर्स। जब कहोगे, जिसको कहोगे, आपसे बतियाने के लिए, आपसे बात करवाने के लिए, आपकी क्वेरीज के लिए क्लास में ले आऊंगा मालिक। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब भी घर से निकलें मुस्कान पहनकर निकलें, जब भी घर से निकलें मुस्कान पहनकर निकलें। मुस्कान साथ है, अरे स्माइल की बात कर रहा हूं। मुस्कान साथ है तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरी क्लास में मुझसे शायद एक फायदा आप जरूर लेकर जाइएगा। सिचुएशन जो मर्जी हो, सुख हो, दुख हो, व्हाटएवर मे हैपन, यहां से अंदर से एक खुशी का भाव, प्रसन्नता का भाव, आनंद का भाव हमेशा आता रहना चाहिए। और जब यहां से आप प्रसन्न होते हैं ना, तो आपका चेहरा ऑटोमेटिकली हंसमुख टाइप हो जाता है। हल्की सी मुस्कान ऑल द टाइम बनी रहती है आपके फेस पर। और जब आपके अंदर कुछ चल रहा होता है, सब कचरा हुआ पड़ा होता है, तो आपका चेहरा, आपने देखा बहुत सारे के समय नाक के नोस्ट्रल्स फूले हुए होते हैं, हमेशा ये सरवटें पड़ी होती हैं, तो समझ लो कचरा भरा है अंदर। और जो आनंदमयी स्थिति में होता है वो लाइट स्माइल देता है। लाइट स्माइल का मतलब ये नहीं कि आप यूं रहो, ये नहीं करना है आपने ना। वो तो स्माइल ऐसी कि ऑटोमेटिक चेहरा वैसा ही हो जाता है, ऑटोमेटिक। यहां गले से होती हुई आती है स्माइल, यहां टक जाती है स्माइल, और यहां से रिफ्लेक्शन देती है चेहरे पर, हल्की सी हंसी होती है। जानबूझ के मत हंसना, क्योंकि अगर
आंखें बंद करके हंस रहे हो और घर वालों को पता हो कि बच्चा सो रहा और मुस्कुरा रहा है तो डर के भाग जाएंगे घर वाले ही। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टाटा एंड लव यू। फीडबैक जरूर दीजिएगा। इतने वर्ष हो गए लेकिन फिर भी पहली क्लास में पता नहीं क्यों पूछता हूं मैं कि भाई आप बताइएगा जरूर, एक मैसेज जरूर कीजिएगा, कम्युनिकेशन का एक दरवाजा भी खुल जाएगा, आपको भी पता लग जाएगा नंबर ठीक दिया है मैंने। कॉल भी कर सकते हो मुझे आप, कोई क्वेरी पूछनी हुआ करे ना, व्हाट्सएप और मैसेज के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना, कभी कभी ये छूट भी जाते हैं। डायरेक्ट कॉल, या तो फोन उठ जाएगा, नहीं उठा तो कॉल बैक आपको आ जाएगी। ठीक है मालिक, थैंक यू सो मच, बाय है, टाटा है और ढेर सारा प्यार है आप सभी के लिए। बाय मेरे बच्चा, बाय बाय।